नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। देखिए, एक बार हम लोग फिर से लौट आए हैं अपने वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, जो कि हम लोग देख रहे थे मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान के। देखिए, पिछले 3 दिनों से हम लोग ने क्या पढ़ी, टॉपिक वाइज क्लास पढ़ी। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ लिया, प्रेसिडेंट पढ़ लिया है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिया है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 3 टॉपिक हम लोग ने पूरा डीप लेवल में कंप्लीट किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसमें ऊपर ऊपर पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट था सिर्फ वो पढ़ा। टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हम लोग ने इसमें पूरे डीप लेवल में पढ़ा। पूरा संघ जो हमारा पार्ट 5 है, भाग 5 में आता है, आपको पता है कहां से कहां तक, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। उसमें हम लोगों ने जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट, इसमें देखिए 4 पार्ट आते हैं, आपको बता दें। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, विधायिका, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका, और एक आता है लास्ट में कैग। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में जो आता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 78 तक आता है। तो ये पार्ट हम लोग ने पूरा का पूरा समाप्त कर दिया 3 क्लास में। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, आई सेक्शन में आपको दे देंगे, बाकी आप प्ले लिस्ट में जाइए, आपको अगला वीडियो ही वही मिल जाएगा, बहुत ही इजीली आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये खत्म कर दिया है। आप हमें ये बता दीजिएगा, क्या आप चाहते हैं हम आगे भी इसको कंटिन्यू करें? पीछे के जो पार्ट 4 है, डीपीएसपी वगैरह हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गया, सिटीजनशिप हो गया, ये सब चीज भी क्या आप चाहते हैं हम पढ़ाएं? तो कमेंट बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको वो क्लासेस कैसी लग रही थी, उनको कंटिन्यू किया जाए या हम ऐसे ही पढ़ते रहे जैसे हम क्वेश्चन वाइज पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस की बात करें तो देखिए, हम लोग 4 सेट लगा चुके हैं। 12 दिसंबर 2017 के 3 शिफ्ट 1, 2, 3 के तीनों सेट लगा चुके हैं और 13 दिसंबर की शिफ्ट 1 लगा चुके हैं। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 13 दिसंबर की शिफ्ट 2। ठीक है, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की। जैसे आपको पता है 40 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 41 नंबर से शुरू होगा, 40 तक हिंदी आती है, 41 80 तक जीएस होती है। तो हम लोग यहां से शुरू करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, उसी हिसाब से हम फीडबैक के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे। और वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियत करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, भारत की समेकित निधि, समेकित क्या निधि क्या होती है? कंसोलिडेटेड फंड, जो राज्य के पास, भारत सरकार के पास एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसमें से राज्यों के बीच यानी किस स्टेट को कितना राजस्व देना है, उसको नियंत्रित करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कौन करता है? तो देखिए, ये सिफारिश करता है हमारा फाइनेंस कमीशन। कौन करता है? फाइनेंस कमीशन, यानी कि वित्त आयोग। वित्त आयोग पूरा बनाता है किस राज्य को कितना कितना फंड देना चाहिए, और वो राष्ट्रपति को बोलता है, राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर कर देते हैं, तो उस हिसाब से राज्यों के बीच बंटवारा हो जाता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर, वित्त आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। अच्छा, अगली क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और बता दें, अगर आपको इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर इस समय सारी पीडीएफ शेयर की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे खोलिए, वहां पर मेरा नंबर भी दिया हुआ है 79 करके, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको लिंक के थ्रू प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो आप लिंक के थ्रू डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, आपको ग्रुप मिल जाएगा। 3 ग्रुप है हमारे पास, तीनों में सेम इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। किसी ग्रुप में आप चले जाइएगा, उसमें यूपीएसआई लिखा हुआ है, स्टडी ग्रुप यूपीएसआई खास ग्रुप इस समय चल रहे हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, नीचे नंबर लिखा हुआ है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, और हमारा टेलीग्राम पेज भी है, स्टडी ग्रुप नाम से, इंस्टा पेज भी है और फेसबुक पेज भी। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए आप कहीं पर भी उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्नवास पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार किस भूमि अधिग्रहण के नियम ने जगह ली थी? देखिए, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, उसमें ये पूछा गया था कि क्या क्या किया गया, प्रावधान क्या लाए गए, तो उसमें यही क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पुनर्नवास पुनर्स्थापन का प्रावधान लाया गया है 2013 के अधिनियम में, ये आंसर में पूछा गया था। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, जैसे अब आपको नई अगर इंडस्ट्री लगानी, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी, जैसे अगर मान लीजिए आपको कार की एक कंपनी खोलनी, नैनो का एक प्लांट लगाना है कहीं पर, तो जो आप जमीन लेने जा रहे हैं, जो आप भूमि अधिग्रहण करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वहां के जो लोग हैं ना, उनके लिए आपको पुनर्नवास की स्थापना करनी पड़ेगी, पुनर्स्थापन करना पड़ेगा, न केवल घर बल्कि वहां पर जहां पर आप उनको स्थापित करने जा रहे हैं, वहां स्कूल, हॉस्पिटल और बाजार, ये सब की व्यवस्था भी करना किसकी जिम्मेदारी होगी? कंपनी की। जब ये कर देंगे तभी ये जमीन उनको मिलेगी। और ये कब आया था? 2013 में ये एक्ट पास हुआ। इसके पहले पूछ रहा है इसने ये किस एक्ट की जगह ली, तो इसके पहले देखिए ये एक्ट था 1972 में, उसकी जगह इन्होंने लिए, मतलब 1972 वाले को रिप्लेस कर दिया किसने?
2013 में। तो 2 क्वेश्चन देखिए, मतलब सेम टॉपिक से। इससे ये पता चल रहा है एक टॉपिक का क्वेश्चन अगर आपका पेपर लेट में है तो आप शुरुआत के क्वेश्चन जरूर देखते रहिएगा, उन टॉपिक को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उन टॉपिक से दोबारा क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत का कोई भी नागरिक किससे जानकारी से अनुरोध कर सकते? देखिए आरटीआई के क्वेश्चन हर सेट में एक एक आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आप सबसे पहले बताइए, इस क्वेश्चन को आंसर देने से पहले, आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो देखिए सूचना का अधिकार आता है 19(1) के अंदर। सूचना का अधिकार आपका है 19(1) में 2-3 चीजें आती हैं, आप जान लीजिए। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी 19(1) में आती है। सेकेंड, मीडिया, प्रेस की आजादी भी कहां आती? मीडिया ऑब्लिक प्रेस, प्रेस की आजादी भी कहां आती? 19(1) में आती है। और राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी कहां आता है? 19(1) में आता है। तीनों याद कर लीजिएगा, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज और है, 21 में आता है जीने की स्वतंत्रता, ठीक है, जीने की आजादी, तो वो 21 में आता है। और हाँ 21 में एक चीज और इंपॉर्टेंट बन जा रहे थे, राइट टू प्राइवेसी, क्या आता है वहां पर? राइट टू प्राइवेसी। ये असल में ये चीज आपको जल्दी मिलेगी नहीं, राइट टू प्राइवेसी कहीं नहीं मिलेगी, और ये राइट टू इंफॉर्मेशन जल्दी से नहीं मिलता आपको। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जीने का अधिकार तो दिख जाएगा, लेकिन राइट टू प्राइवेसी, मीडिया की आजादी, सूचना का अधिकार, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा, इन आर्टिकल से याद कर लीजिएगा। अच्छा, जो आप आरटीआई फाइल करते हैं तो आप किस अधिकारी से ये चीज मांग रहे होते हैं? क्या आप सीधे इंडिविजुअल आप चले जाएं, सीधे बिजली विभाग में चले जाएं और कहते लो भैया हमने आरटीआई फाइल कर दी है, हमको निकाल को दो इन्फॉर्मेशन, ऐसा करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप करते हो लोक प्राधिकरण को, आप जानकारी लिखते हो, लोक प्राधिकरण को आप आरटीआई फाइल करते हो, लोक प्राधिकरण संबंधित ऑफिस में वो चीज फॉरवर्ड करता है कि भाई हमारे पास आरटीआई है, आई है, और अब आप इंफॉर्मेशन दे। आप किससे सूचना मांगोगे? लोक प्राधिकरण से सूचना मांगोगे। मान लीजिए आपको बिजली विभाग की कोई सूचना चाहिए कि भाई आपके गांव में कितने किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगने के लिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने योजना चलाई, मान लीजिए सौभाग्य योजना चल रही थी थोड़े दिन पहले, तो आपको पता है सौभाग्य योजना में हर 100 घरों में आपको उससे पता चल गया कि हर 100 घरों के बीच एक 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर रखना चाहिए। अब आपके गांव में आप देख रहे हो 500 परिवार का है, लेकिन मात्र 3 ट्रांसफार्मर रखे हुए पूरे गांव में। तो अब आप पहले आरटीआई फाइल करोगे कि सौभाग्य योजना में क्या जानकारी आई है कि हर 100 में 100 किलोवाट होना चाहिए। तो पहले एक आरटीआई आपने यहाँ फाइल कर दी और इन्होंने सौभाग्य योजना के थ्रू आपको वापस इंफॉर्मेशन दे दी। अब आप दूसरी आरटीआई फाइल करो वापस बिजली विभाग से कि आपके गांव में कितने ट्रांसफार्मर लगे हैं और कितने लोग रहते हैं वहां पर, फिर आ जाएगा। और फिर आप तीसरी आरटीआई फाइल कर दो और कोर्ट केस कर दो कि भाई देखिए हमारे यहाँ 500 लोग हैं लेकिन मात्र 3 ट्रांसफार्मर लगे हैं और ये रही आरटीआई की रिपोर्ट, अब बताइए क्या किया जाए। तो आपको किया कुछ नहीं जाएगा, आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लग जाएंगे बहुत जल्दी। जब भी आप ऐसा कहते हैं तो ये सब चीज बहुत कम लोग कर पाते हैं, ये सब चीज ऐसे आरटीआई वर्क करती है। ठीक है, तो थोड़ा हमने कहा आपको बता दें कैसे ये वर्क करता है आरटीआई। ठीक है, तो ये बहुत आपके लिए बहुत ही खास जानकारी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? लोक प्राधिकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले निजी प्रकृति के मुकदमों के अंतर्गत आते हैं? कौन से प्राइवेट नेचर में आते हैं, मतलब जिसमें सरकार का मतलब कब उसमें रहेगा? तो देखिए, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, सेकेंड है मकान मालिक किराएदार का विवाद, और खाद्य अपमिश्रण से संबंधित मामले। देखिए निजी मामले की बात की जा रही है, जो खाद्य का मामला होता है इसमें आपको पता होगा हर जगह आपको पता है कि खाद्य का एक ऑफिस होता है, गांव में भी क्या बोलते हैं उसको, हर जगह होती है जहां से खाद्य वितरण होता है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है, ये निजी मामला नहीं होता है। मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश, खासकर बात कर रहा है प्रवेश की, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें प्रवेश लेंगे, ये निजी मामला होता है। मकान मालिक किराएदार का जो विवाद होता है ये भी लगभग निजी मामला ही होता है। अगर आप इसको सरकारी बना दे, कोर्ट में ले जाएं तो भले ही सरकारी मामला तो नहीं बनेंगे, कोर्ट इसको हैंडल करता है बाद में। तो ये दोनों मामले क्या होते हैं? निजी प्रकृति के मामले। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही इसमें होगा। जो सी है खाद्य अपमिश्रण, इसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है, आप ऐसा मतलब नहीं कर सकते खाद्य अपमिश्रण में, ऐसा अपने मर्जी से आप अपमिश्रण नहीं कर सकते उसका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब? देखिए हर पेपर में एक यातायात प्रतीक का मतलब आया और अभी तक का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए इसका मतलब ये होता है जैसे इस तरह बना हो और वहां पर डिस्टेंस लिखी हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी ऊंचाई सीमा कितनी, ये ऊंचाई सीमा दर्शाती है। ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर है, जो आगे आने वाला मतलब आगे जो बन रहा है उसकी ऊंचाई सीमा कितनी है?
3.5 मीटर है, ये इसका मतलब होता है। ऊंचाई सीमा दर्शाता है, अगर गोल करके इस तरह बना दिया जाए तो ये दर्शाता है ऊंचाई सीमा। यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, 1.5 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी लिखा होगा। ठीक, यातायात का हम सोच रहे हैं एक सेपरेट लेक्चर बहुत जल्दी लाएंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, हर सेट में एक क्वेश्चन आया है। इस बार ये उम्मीद है कि हर सेट में यातायात का एक क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के हद के संदर्भ में सही है? कानूनों की लिमिट पूछा है, कानूनों के हद के संदर्भ में सही। कानून किस लिमिट तक बना सकता है संसद? तो देखिए, संसद मतलब पार्लियामेंट की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा मतलब पूरा कंप्लीट। संसद पूरे भारत के या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। संसद भारत के पूरे या इसके किसी भी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। अगला, संसद के नियम भारतीय नागरिकों और दुनिया के किसी भी हिस्से में उसकी संपत्ति पर लागू होते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ, दुनिया के हिस्से को क्या मतलब होता है? चलिए इसका बहुत सीधा एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं आपको। जैसे कि आपको पता है हर जगह अपने एम्बेसडर्स होते हैं, दूसरे के भारत के राजदूत भी हर जगह होंगे और दूसरे देश के भी राजदूत यहाँ होंगे। तो मान लीजिए भारत के राजदूत अमेरिका में बैठे हैं, ये अमेरिका में एक भारत की बिल्डिंग जहां पर भारत के राजदूत बैठते हैं। तो आपको बता दें, इस बिल्डिंग के अंदर सारा कानून जो चलेगा वो भारत का चलेगा, ना कि अमेरिका का चलेगा। इस बिल्डिंग को भारत की प्रॉपर्टी माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत के राजदूत बैठ रहे हैं। भारत की संसद यहाँ के लिए कानून बनाएगी, ना कि अमेरिका की संसद। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल अगर आपको बता दे, जैसे आपको पता है पानी का जहाज जिससे लोग जाते हैं, मान लीजिए आपको भारत का जहाज, आप यहाँ से जा रहे हो, पानी के थ्रू जा रहे हो, कहीं भी किसी कंट्री, यूएई जा रहे हो, मान लीजिए सऊदी अरेबिया आप जा रहे हो और पानी के जहाज के थ्रू जा रहे हो, तो ये जो पानी का जहाज है ना, ये भारत की प्रॉपर्टी है। ये भले ही सऊदी अरेबिया, मान लीजिए बिल्कुल ही सऊदी अरेबिया एक बॉर्डर, ये भारत है, खूब दूर बॉर्डर है, यहाँ से भारत से होते हुए आप गए और ये पहुंच गया सऊदी अरेबिया। जब तक आप पानी के जहाज में चढ़े हो तब तक आप भारत की प्रॉपर्टी के अंदर हो, उसमें सऊदी अरेबिया के लोग आकर हस्तक्षेप नहीं कर सकते, आपको पकड़ नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आप जैसे ही उनकी धरती पर कदम रखोगे तो फिर वहां से उनका कानून लग जाएगा। यानी यहां तक किसका कानून लग रहा था? इस जहाज के अंदर तक भारत की संसद का लग रहा था। ठीक है, तो आई होप आप इस सेंटेंस का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, दुनिया के किसी हिस्से में जहां पर मतलब उसकी संपत्ति है, उसकी संपत्ति है, वहां पर कौन लागू होगा? भारत के संसद के नियम लागू। और ये पहला तो सही था, तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका पूरी तरह से सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है? देखिए, सिटीजनशिप के बारे में किस पार्ट में कहा गया, पहले तो ये बताइए, दूसरा किस आर्टिकल में कहा गया। देखिए, पार्ट की बात कर ली जाए तो पार्ट 2 में कहा गया है, भाग 2 में कहा है। आर्टिकल की बात करी जाए तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 होता है आपका पार्ट 2। यहाँ पर सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस की गई है। आप एक चीज बताइएगा, यानी कि नागरिकता के बारे में बात की गई है। अब आप एक चीज बताइएगा, पार्ट 1 में क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये चीज आप बताइएगा। पार्ट 1 यानी कि अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक क्या कहा गया है, इसको आप कमेंट बताइएगा। तो आगे हम बता देते हैं। पार्ट 3 की बात कर ली जाए, पार्ट 3 कहां से कहां तक आता है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आता है, जहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। हमने बहुत बार इनको रिपीट किया, आज रिपीट नहीं करते हैं, आज सिर्फ पार्ट की बात कर लेते हैं। अगला आता है पार्ट 4। पार्ट 4 कहां शुरू होता है? 36 से लेकर 51 तक होता है। यहाँ पर क्या दिए हुए हैं? डीपीएसपी दिए हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद आता है पार्ट 4A। ठीक है, पार्ट 4A भी एक चीज है। और आर्टिकल आता है, आर्टिकल की बात कर ले 51A। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज दी हुई है। क्या दिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3 में, और पार्ट 4A में क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। अगला अगर बात कर लिया है पार्ट 5 की, पार्ट 5 में कल ही हमने पढ़ाया, आपको क्या आता है? संघ आता है। और ये कहां से कहां तक है? संघ यानी कि यूनियन, ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। तो इतना हमने आपको पार्ट 5 तक आपको बता दिया। पार्ट 1 आप हमको बताइएगा, अगर आप बताएंगे फिर आगे की भी हम आपको ऐसे धीरे धीरे सारा रटा देंगे। एक क्वेश्चन के अंदर आपको हम 4 से 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश किया करते हैं, जैसा कि आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देशों में किसके साथ भारत ने पुनात संगू पन बिजली परियोजना पर अमल करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? एक्चुअली ये बता दें, ये 2016 में हुआ था, ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हाँ, आप इससे प्रकृति जान सकते हैं क्वेश्चन की, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, कि समझौते वगैरह पूछे जा रहे हैं, देश विदेश के क्वेश्चन भी करंट अफेयर में पूछे जा रहे हैं।
तो उस समय ये हम लोगों ने किया था भूटान के साथ। और हालांकि ये समय के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 2016 का करंट अफेयर मेरे ख्याल से किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बट हाँ इस टॉपिक को आप ध्यान देंगे कि करंट देश विदेश के जो मामले होते हैं, करंट अफेयर का एक टॉपिक होता है आपस के देश विदेश, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, इसके अंतर्गत भी क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में यूपीएसआई में पूछे जा रहे हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 एक स्वसंपूर्ण मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है। स्वसंपूर्ण मतलब सेल्फ कंप्लीटेड एक मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रसार करने के लिए खुद की प्रतिकृति यानी खुद की कॉपी बनाता है। अक्सर यह अपने प्रचार के लिए लक्षित कंप्यूटर तक पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। देखिए अगर आप इसकी हिंदी समझ गए होंगे तो आप लोग ज्यादातर कोशिश कर रहे होंगे कि इसका आंसर एक वायरस होगा, लेकिन आपको बताते हैं इसका आंसर वायरस बिल्कुल नहीं है। आपको बताते हैं ये मतलब क्या है इसका, और पहले आंसर जान लीजिए। देखिए इसका आंसर है वर्म। वर्म एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, एक सेल्फ संपूर्ण सेल्फ कंप्लीटेड मालवेयर होता है। वर्म एक तरह का मालवेयर होता है। ये कैसे वर्क करता है, देखिए वर्क कैसे करता है इसकी पहले आप ऐसे समझिए फिर आपको हिंदी समझाते हैं क्या लिखी हुई है। मान लीजिए एक कंप्यूटर है, इसमें हमने डाल दिया वर्म मालवेयर, ठीक है, वर्म मालवेयर। अब ये क्या करेगा, इसके नीचे इससे कनेक्टेड कंप्यूटर होंगे, इसके नीचे दो कंप्यूटर मान लीजिए कनेक्ट है, फिर इसके नीचे और दो कंप्यूटर कनेक्ट है, इसके नीचे और दो कंप्यूटर कनेक्ट है, इस तरह कर करके मान लीजिए कनेक्ट होते जा रहा है और एक सीरीज बन जाएगी। ठीक है, इस तरह कर करके एक सीरीज बनती चली जाएगी लाइन से आगे आगे। अब क्या होता है कि इस कंप्यूटर में वर्म मालवेयर है और ये अपने नेटवर्क, ये लिखा है ना कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है, और इसकी विफलताओं यानी कि इसकी जो वीकनेस सुरक्षा जो विफलताएं हैं उसका यूज करते हुए, कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हुए क्या करेगा, अगले कंप्यूटर पर ट्रांसफर होगा और क्या करेगा, खुद एक कॉपी बनाएगा। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार आपको इस कंप्यूटर डालना पड़े, इस कंप्यूटर में डालना पड़े, इस कंप्यूटर। वायरस को क्या करना होता है, पर्टिकुलर कंप्यूटर पर डालना पड़ता है, तब वायरस ऐसे वर्क करता है। वायरस ये नेटवर्क वाइज वर्क नहीं करता है। वर्म क्या होता है, ये ऑटोमेटिक अपनी एक यहाँ पर कॉपी बनाएगा, इसको सोर्स मानेगा, यहाँ कॉपी बनाएगा और अगले में ट्रांसफर हो जाएगा, फिर इसको सोर्स मान लेगा, ये सोर्स बन जाएगा और इसको सोर्स मानते हुए यहाँ पर कॉपी बनाएगा और आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे इसको सोर्स बनाएगा और आगे ट्रांसफर हो जाएगा, फिर आगे आएगा तो यहाँ पर सोर्स बनाया आगे ट्रांसफर, यहाँ पर सोर्स बनाया आगे ट्रांसफर, यानी कि बहुत तेज फैलता है। इसका एक एग्जांपल अगर आपको देते तो आप हंसेंगे। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला, कंप्यूटर में ही आप लोग एग्जाम देते हैं, वो सारा का सारा किससे कनेक्ट है, एक नेटवर्क से कनेक्ट। पूरा का पूरा जितने आप लोग एग्जाम दे रहे हैं यूपीएसआई में 13 लाख लोग बैठने वाले, 13 लाख कंप्यूटर एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। आपको पता होगा एक नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब किसी ने यहाँ पर एक वर्म मालवेयर डाल दिया तो समझ लीजिए आपका एग्जाम कैंसिल, बस इतना ही समझ लीजिए और कुछ मत समझिए। तो इसको क्या बोलते हैं, वर्म। अब आप इसकी हिंदी समझ लीजिए, ये एक संपूर्ण देखिए सेल्फ संपूर्ण लिखा है, सेल्फ कंप्लीटेड मालवेयर है जो अन्य कंप्यूटरों में प्रसार के लिए खुद की प्रतिकृति यानी कॉपी बनाता है। अक्सर ये अपने प्रसार के लिए लक्षित कंप्यूटर का पहुंच पाने के लिए उसकी सुरक्षा विफलताओं पर निर्भर करते हुए एक कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्म। वायरस अलग चीज होती है, आपको वायरस डालना पड़ता है, पर्टिकुलर कंप्यूटर को पर्टिकुलर मोबाइल को टारगेट करना पड़ता है, तब वायरस आता है। ये नेटवर्क का यूज नहीं करता है। ठीक है, आप गलत साइट पर पहुंच जाते हैं, वहां पर वायरस पड़े हुए हैं, आप गलती से पहुंचे वायरस आ जाएगा। मतलब ये यूज नहीं कर रहा है, नेटवर्क नहीं यूज कर रहा है, यहाँ पर ये अपने आप आता है, डाला जाता है। अभी लेटेस्ट में अच्छा एक एग्जाम्पल बताइए, आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अभी आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, हाल ही में किस एक कंप्यूटर वायरस का जिक्र किया गया है जो चर्चा में है। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, हाल ही में कौन सा एक वायरस चर्चा में है जिसको मतलब संसद तक में डिस्कस किया गया है। तो इसका आंसर आप एग्जाम कमेंट में करिएगा, देखते हैं किसको किसको पता है, और नहीं तो हम अगली क्लास में बता देंगे किस वायरस को मतलब जिक्र किया जा रहा है जिसका मतलब विदेशी एक वायरस है जो अपने संसद तक में डिस्कस कर दिया गया। हाल ही में कौन सा वायरस चर्चा में है, ये आपका क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया हाल ही में कौन सा वायरस चर्चा में है, तो इसका आंसर दीजिए। कोई ऑप्शन फिलहाल हम आपको नहीं दे रहे हैं। तो अब उस वायरस में क्या होता है कि वो आपको टारगेट करता है। उसमें क्या होता है, आपके मोबाइल में एक मिस कॉल आएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो मिस कॉल आपकी मोबाइल से डिलीट भी हो जाएगी और आपके मोबाइल में वायरस आ चुका है और आपके मोबाइल की सारी इंफॉर्मेशन जो बंदे ने डाली है वो उसके पास चली गई है। इतना खतरनाक वायरस, आपको इस वायरस का नाम बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनाव के बारे में सही है। लोकसभा चुनाव के बारे में सही है, क्या आप बता सकते हैं लोकसभा का जिक्र यानी संसद का जिक्र, पार्लियामेंट का जिक्र हमारे किस आर्टिकल में किया गया है। जैसा कि हमने बताया आपको, हमने 78 आर्टिकल तक पढ़ा दिए गए। 78 के जब आगे पढ़ेंगे आप 79 में, तो वहां पर आ जाता है हमारी एक संसद होगी जहां पर लोकसभा होगी और राज्यसभा होगी। न केवल लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जिक्र कहां पर किया गया है, 79 पर किया गया है। आगे बढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 84 पर लिखा हुआ है लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या होगी,
राज्यसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो 78 वाला क्या आ जाएगा, विधायिका आ जाएगा। देखिए हमने बताया था ना कि 79 में 78 तक क्या हम पढ़ेंगे, 52 से लेकर 78 तक क्या पढ़ेंगे हम लोग, एग्जीक्यूटिव पढ़े, शुरुआत में आपको बताया। और 78 से आगे क्या शुरू हो जाएगी, विधायिका शुरू हो जाएगी। तो देखिए 79 ही बता दिया, हमारे यहाँ एक विधायिका होगी, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये क्या बोल रहा है। सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य जलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित मुफ्त उपयोग की अनुमति है। देखिए बात ये कर रहा है कि जो भी अपना राज्य है, राज्य और जिसमें राष्ट्रीय और राज्य दल का, ऐसा भी हो सकता है नेशनल पार्टी हो सकती है या भी स्टेट की एक पार्टी होती है। जैसे आप बताएंगे नेशनल पार्टी कौन कौन सी है। जैसे अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो एक नेशनल पार्टी है और बहुत सारी स्टेट पार्टी भी है, ठीक है, आम आदमी पार्टी है। छोटी छोटी जो पार्टियां होती है ना, वो बहुत सारी स्टेट लेवल की पार्टी होती है, राज्य दल इनको बोलते हैं। इनको बोला गया चुनाव के दौरान क्या ये राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस को, आकाशवाणी को और जो न्यूज़पेपर है, क्या इसको यूज कर सकते हैं, उपयोग की अनुमति है? जी हाँ, बिल्कुल है। एक लिमिट तक है, गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। उनको आजादी है कि वो अपना प्रचार कर सके, अपने बारे में बता सके, ठीक है। और एक लिमिट तक होता है, एक तारीख तक होता है। चुनाव के बाद जैसे ही शुरू हो जाते हैं, मतलब एक तारीख होती है, उसके बाद कोई भी न खुद प्रचार कर सकता है, ना ही किसी तरह के पंपलेट वगैरह छपवा सकता है, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 पूरी तरह से सही है। दूसरा है, उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानून सीमा लागू है। जी हाँ, बिल्कुल सख्त कानून सीमा लागू है, लेकिन इसका उल्लंघन तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। कैसे होता है आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। बैग बैग भर भर के पैसे जाते हैं, इलीगल पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, बोरा भर भर के पैसे जाया करते हैं, बैग भर भर कर लोग उसको ट्रांसफर करते हैं, उससे इलीगल पैसे बांटे जाते हैं, लोगों में दारू पिलाई जाती है, बहुत ही इलीगल तरीके से और चुनाव जीतने की तैयारी की जाती थी। ये जो पैसा होता है इलीगल होता है। लीगल वे में अगर आप खर्च करते हैं तो आप पर एक सख्त कानून है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए 2 लोग हैं, एक है आप जो एक बहुत गरीब मान लीजिए, आपकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए आपने अपनी पूरी जिंदगी में कमाया, और एक बंदा है उसने अपनी जिंदगी में 1 करोड़ रुपए कमाए। भूल जाइए इस समय कि इलीगल कोई खर्चा कर रहा है, मान लीजिए कि वो लीगल खर्चा कर रहा है, तो भाई आप कितना प्रचार प्रसार कर पाओगे? ज्यादा से ज्यादा अपनी पूरी जीवन की कमाई लगा दोगे, 1 लाख लगाओगे, ये अपनी पूरी जीवन की कमाई लगाएगा तो 1 करोड़ खर्चा कर देगा। अरे 1 करोड़ ये खर्चा ही क्यों करेगा? इसको पता है आप 1 लाख लगाने वाले हो, ये 10 लाख लगा देगा और चुनाव आराम से जीत जाएगा। तो इस वजह से हमें एक सख्त कानून सीमा रखनी पड़ेगी। मान लीजिए 5 लाख की सीमा रख दी गई है कि 5 लाख से ज्यादा नहीं खर्चा करोगे, तो अब जो ये गरीब है वो भी 5 लाख की व्यवस्था करेगा कहीं ना कहीं से। उसको पता है कि 5 लाख से ज्यादा सीमा नहीं है। ऑफिशियल, अनऑफिशियल, इलीगल तो भाई हमने बता दिया, बोरा भर के पैसा खर्चा किए जाते हैं हवा में, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर यानी कि ये इसका ऑप्शन नंबर सही जाएगा। तो देखिए 50 क्वेश्चन 50 तक कर लिए, यानी कि 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कर लिए 20 मिनट में। 2 मिनट ऑन एवरेज लग जाता है एक्सप्लेनेशन करने में। कुछ एक्सप्लेन जैसे आपको पता है एक्स्ट्रा नॉलेज हम दे देते हैं, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। 20 मिनट की क्लास में 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाए। कल की क्लास में हो सकेगा तो ज्यादा करेंगे, 3 क्लास में हो सकेगा खत्म करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास फिलहाल यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बताइएगा आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। क्वेश्चन के लेवल तो बहुत ही बेहतरीन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप कह नहीं सकते कि क्वेश्चन लेवल हल्के हैं। और एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लग रहा है ये बताइएगा। टॉपिक वाइज क्लास अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करें। देखिए अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम टॉपिक वाइज क्लास नहीं बना पाएंगे, मोटिवेटेड नहीं फील कर पाएंगे, ठीक है। आप समझिए इस बात को। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हम भी मोटिवेट हों। ज्यादा व्यू आने पर बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील होता है, अप्रिसिएशन फील होता है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।